नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। इस वीडियो में 30 प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधि को संतुष्टि करती है। तो ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है, ये 13वां में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है। तो इसका विचार यही है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो एक का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 स्टूडेंट है और व 3 शिक्षार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो अ को विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान करना चाहती है। और अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो अ ब और का उद्देश्य क्रमशः क्या है, यानी कि इसमें कह रहा है कि 3 स्टूडेंट है और जो है इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो उसको जो है रोचक लगता है और भविष्य में सहायक होगा। ब इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। और इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना चाहता है। ये 13 में पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है। तो इन तीनों का उद्देश्य क्या है, तो इन तीनों का उद्देश्य यही है कि और जो है निपुणता हासिल करना चाहता है, ब निष्पादन हासिल करना चाहता है और जो है निष्पादन उपेक्षा ये हासिल करना चाहता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से किसका मिलान उचित है। 4 ऑप्शन है, इसमें किसका मिलान उचित है। तो ये जो सामाजिक विकास और वातावरण, यानी कि ये दोनों का मिलान उचित है। तो 2-3 का जो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या बनाया जाए कि सीखना समृद्ध हो सकता है। ये भी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। सीखना समृद्ध तभी हो सकता है जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे का अंतर्क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। यानी 4 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। 4 ऑप्शन है कि एक जो है पूरी विद्यार्थी का कक्षा है जिसमें से एक साथ बैठता है और सामूहिक पठन करता है, दूसरा चुपचाप बैठकर अपने आप में पढ़ता है। तो इसके लिए जो अब एक अभिभावक को यह पसंद नहीं है, तो यह स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका यही हो सकता है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। 5 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के बारे में सही होगा। इनमें से कौन सा कथन है जो सीखने के बारे में सही होगा। ये कि 11 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो 6 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शिक्षार्थियों जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। ये भी 11 में पूछा गया है कि जो विद्यार्थी सीख चुका है उसका पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है। ये नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सिखाने में समृद्ध करता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ये भी 12 में पूछा गया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो ये है विषय वस्तु में प्रवीणता लाना है। 8 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे सामूहिक चर्चा, समूह जो है परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। ये भी 12 में पूछा गया है कि अगर जो है शिक्षिका जो है शिक्षार्थी अनेक तरह की गतिविधि में व्यस्त रखती है तो यह जो है सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। तो ये सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम करता है, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका क्या है।
जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका क्या है, ये भी बारम पूछा गया है। तो इसका स्पष्ट तरीका यही है कि विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना जहां जल शुद्धि की जाती है। तो 10 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है। ये 12 में पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है कि शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाती है, कहीं भी ले जा सकती है। तो इसका आंसर यही होगा, प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए ले जाती है। शिक्षिका शैक्षणिक भ्रमण पर इसलिए ले जाती है क्योंकि अवलोकन करने के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो 11 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्यों? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। ये 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इसमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सिखाने को संवर्धित करता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा कारक बालकों में अधिगम प्रचार हेतु आवश्यक है, कि बालकों में अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। तो ये आवश्यक है कि कक्ष में अधिक कार्य हो। तो 13 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेवारी क्या है। ये भी सीटेट 12 में पूछा गया क्वेश्चन है कि शिक्षक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी क्या है। तो इसका जिम्मेवारी यही है कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके जो है उपलब्ध कराना। तो 14 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक शिक्षक समांतर विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है, तो यह विश्वास करता है कि, ये भी 12 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अलग अलग तरह के कार्य देना शिक्षक अगर विद्यार्थियों को देता है, जिसका क्या कारण हो सकता है। इसका यही है कि यह विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, यानी कि विद्यार्थी में जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। ये भी 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, 12 में पूछा गया है। तो इसका यही होगा कि वह विभेद नहीं करना चाहिए, शिक्षक को जो है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो 16 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि अब श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है। श्रव्य शिक्षण यानी कि सुनने के लिए, तो ये निम्नलिखित में किसके लिए किया जा सकता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बच्चों के लेखन सुधारने हेतु। श्रव्य शिक्षण यानी कि अगर हम स्पष्ट बोलेंगे तो ये जो है बच्चे के लेखन में जो है सुधारने हेतु होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एपीडायस्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान में रखिएगा। एपीडायस्कोप उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ये किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिक्षण मशीनों की विशेषता क्या होती है। शिक्षण मशीनों की विशेषता क्या होती है इनमें। तो शिक्षण विशेषता उसमें से सभी होगा। 19 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये शिक्षण समस्या का समाधान करने में सहायक होता है मशीन। इनमें बाहर अनुक्रिया के लिए अवसर दिया जाता है और इससे छात्रों को मूल्यांकन करने में भी आसानी होती है। तो 19 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शिक्षण सामग्री से छात्रों में उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। तो ये कंप्यूटर से प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक उपयोग होता है। ये होता है ग्राफ का। तो 21 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षक का केंद्र होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन शिक्षक सामग्री जो बच्चों के लिए आकर्षक का केंद्र होनी चाहिए। तो ये जो है बुलेटिन बोर्ड जो है आकर्षक का केंद्र होता है। 22 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसी शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करने का अवसर बालकों को भी दिया जाना चाहिए। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए, यानी कि किस शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करने का अवसर बालकों को भी दिया जाना चाहिए। जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 4 है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है।
तो ये है बुलेटिन बोर्ड, ऊपर ही बताए थे 22 नंबर में। तो 23 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसा नहीं होना चाहिए। दृश्य श्रव्य यानी कि देखना और सुनना सामग्री कैसा नहीं होना चाहिए। तो ये बालक को विचलित करने वाला नहीं होना चाहिए। 24 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता जो है विकास सर्वाधिक कौन मदद करता है। तो ये भ्रमण मदद करता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो ये माध्यम इसका होना चाहिए मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार जो है इसकी मातृभाषा होना चाहिए भाषा। प्राथमिक स्तर का भाषा होना चाहिए मातृभाषा। तो 26 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या होना चाहिए। इसका यही होना चाहिए दैनिक गतिविधियां। तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। तो ये भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में जो सृजनशील अध्यापन की बात करना निरर्थक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है यदि बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो दर्शाते हैं। तो अगर फेल होता बच्चा तो वो क्या दर्शाते हैं। तो इसका यही है कि स्कूल की असफलता को, अगर बच्चा फेल होता है तो स्कूल की असफलता को दर्शाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए। गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, यानी कि उपरोक्त सभी। 30 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप लोग इसी तरह से वीडियो चाहते हैं तो आप बेल आइकन का घंटा दबाइए, जिससे मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। धन्यवाद।